बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। और आज हम एक और लेक्चर के साथ एसएसपी सॉलिड स्टेट फिजिक्स का नया लेक्चर लेके हम आ रहे हैं। और इस लेक्चर के अंदर हम कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक से थोड़ा सा एडवांस की तरफ हम लेके चलेंगे। उनमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है इलेक्ट्रिक स्टिफनेस एंड कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। अब इलेक्ट्रिक स्टिफनेस क्या है? स्टिफनेस आप कह सकते हो कि जिस तरह मॉडुलस आप कहते हो कि किसी रेजिस्टेंस, किसी लोड के ऊपर किसी स्ट्रक्चर की जो रेजिस्टेंस है अपनी शेप को अनचेंज रखने के लिए, वो जो रेजिस्टेंस है उसको आप स्टिफनेस कहते हो। और उससे जो एसोसिएटेड कांस्टेंट है उसको आप स्टिफनेस कांस्टेंट भी कहते हो। और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सी के साथ। दूसरे एंड के ऊपर मैंने लिखा है कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। तो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट क्या है? ये हमारे पास वो कांस्टेंट है जो किसी क्रिस्टल की फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है, यानी किस हद तक हम क्रिस्टल को अगर उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस ना हो। ठीक है। अब आपके पास मैंने यहाँ पे कुछ कांस्टेंट और एक बात याद आ गई है मुझे कि आपने याद रखना है कि जो स्ट्रेन कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि अगर आपको हुक्स लॉ याद हो तो हुक्स लॉ के अंदर कांस्टेंट था फोर्स इनटू एक्सटेंशन, फॉर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब वो जो फोर्स इनटू फोर्स हमारे पास यानी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। अब वो जो स्ट्रेस है और जो स्ट्रेन कंपोनेंट्स हैं वो आपस में लीनियर फंक्शन के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, यानी जो कांस्टेंट आएगा कांस्टेंट उनकी लीनियरिटी को शो करेगा। जैसे कि मेरे पास अगर पहले हमने इक्वेशन लिखी है इन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन कंपोनेंट्स इन टर्म ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट और स्ट्रेस कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन कंपोनेंट। ठीक है। अब ई एक्स एक्स के साथ मैंने S11 ये पूरा कॉलम ये हमने एक मैट्रिक्स लिखा है जिस मैट्रिक्स की जो कंपोजिशन है वो इसके ऊपर रिलाई कर रही है। ये हमारे पास E इज इक्वल टू एस एक्स जो है ये हमारे उस मैट्रिक्स की कंपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फर्स्ट 1 1 x S12 xy S13 zz S14 yz S15 zx और S16 xy। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एक्सटेंशन है, जो स्ट्रेस है और जो स्ट्रेन है वो किस डायरेक्शन के अंदर है, वो एक एक्स कंपोनेंट के ऊपर है। और जो प्लेन हमारे पास जो जहाँ पे वो लग रहा है वो एक डायगोनल है। ठीक है। यानी स्टिफनेस क्योंकि ये हमारे पास शो कर रहा है कॉम्प्लेक्स कोई, तो इसका मतलब है कि इस एक्स स्ट्रेस के रिस्पॉन्स के अंदर जो ज्योमेट्री है वो इतनी फ्लेक्सिबल है, इतना कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप निकाल लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कितनी ज़्यादा फोर्स आप लगा के अपने मटेरियल को डिफॉर्म होने से भी बचा सकते हो। और आपके पास जो मटेरियल डिफॉर्म भी नहीं होगा और वो बता भी देगा कि आप यहाँ तक फोर्स अगर लगाओगे तो डिफॉर्मेशन नहीं होगी, अगर यहाँ से फोर्स बढ़ा दोगे तो डिफॉर्मेशन हो जाएगी। इसी तरह ई वाई वाई मैंने कॉलम और कॉलम एंड रोज की रिस्पेक्ट से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट को मेंशन कर दिया है। इसी तरह 2 3 जी यानी एक्स की जो पोजीशन है, एक्स की जो ओरिएंटेशन है वो सेम है, लेकिन हमने क्रिस्टल को कंसीडर क्या करते हैं कि क्रिस्टल हमारा एक बेसिस के ऊपर बना है। उस बेसिस की जो ओरिएंटेशन है, जो बेसिस है, ये S112 S113 ये जो बेसिस बन रही हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स बन रहे हैं, ये S113 2 4 1 ये सब कुछ वो बता रहे हैं कि इस कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट यानी इस क्रिस्टल रो के ऊपर इस कॉलम के अंदर इस ओरिएंटेशन और इस ओरिएंटेशन के अंदर कितनी एक्सटेंशन आ सकती है। और वो जो एक्सटेंशन जो फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है उसको मेंशन कौन कर रहा है? S11। ठीक होगा। दूसरी तरफ आ गया स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान। तो अब देखो स्ट्रेस लगाई, क्या हुआ? स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई। और कितनी प्रोड्यूस हुई कि हमारे पास कितनी स्ट्रेन रेजिस्ट कर सकती है, तो हमारे पास C11 बता रहा है। यानी हमारे पास ये बता रहा है कि आपके पास पहली रो यानी पहले मैट्रिक्स पहली रो ऊपर मौजूद किसी क्रिस्टल की पहली लेयर के ऊपर मौजूद जो बेसिस हैं उनकी जो रेजिस्टेंस है, जो एटम्स को अपने सिचुएशन के अंदर रखने में, वो हमारे पास कौन बता रहा है? C11।
C2 इस तरह बनाना है कि एटम क्रिस्टल के अंदर जो एटॉमिक लेयर नंबर सेकंड है उसके ऊपर जो फोर्स लगी है किस डायरेक्शन में लगी है वो ये बता देगा। तो उसके अंदर जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आपके पास ये जो चीज़ है ये सिंपल, इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि ये हमारे पास यहाँ पे बता रहा है कि आपके पास स्ट्रेन जो हुई है, जो आपके पास स्ट्रेन कंपोनेंट्स हैं किस डायरेक्शन के अंदर वो मेंशन हो रहे हैं, 1 के अंदर, एक्स के अंदर। इसका मतलब है कि आपके पास ज्योमेट्री यानी लेंथ जो है वो लेंथ है ना, हम ज़्यादा शेयर स्ट्रेस स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, शेयर स्ट्रेन लेंथ के चेंज की वजह से है। तो जब आपके पास जो किसी नॉर्मल के ऊपर, किसी प्लेन के ऊपर, किसी प्लेन के नॉर्मल के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई हो रही है तो उसके प्लेन के अंदर जो आपके पास ज्योमेट्री चेंज हुई है और तो कितनी हद तक वो ज्योमेट्री, कितनी ज़्यादा फोर्स बढ़ा दो और वो ज्योमेट्री हमारे पास यही रहे, उसको हमें बता देगा S11। और अगर यहाँ पे आप बात करो कि हम स्ट्रेस लगा रहे हैं तो स्ट्रेस लगाने की वजह से क्या हुआ, ज्योमेट्री चेंज हो रही है और वो ज्योमेट्री जो है हमारे पास कितनी फोर्स रिक्वायर है उस ज्योमेट्री को डिस्टर्ब करने के लिए, वो हमारे पास कौन बताएगा, स्टिफनेस कांस्टेंट। ठीक है जी। क्योंकि इसके अगर आप देखें तो यूनिट भी स्ट्रेस वाले हैं, स्ट्रेन तो आपके पास रेशो है। ठीक है। अब आपके पास एक और बात कि ये जो ई है सारे का सारा कॉलम, और ये आपके पास जो सारी, इसके बारे में सिर्फ इतनी बात आप याद रख लें कि ये जो सारी की सारी हमने ओरिएंटेशन की है, ये जो सारी की सारी हमने वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वैल्यू हमारे पास जर्नलाइजेशन है किसी हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, कब, जब आपके पास लिमिट इलास्टिक हो। ठीक है जी। अब इसके बाद आ गई है इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी। इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी हमें क्या बताती है, आप अगर याद रखो तो आपको ये पता होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने ये पढ़ा था कि एनर्जी जो डेंसिटी होती है वो इक्वल होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के। ये जो हमारे पास इलास्टिक डेंसिटी है इसका मतलब है कि अब जो वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो उसकी वैल्यू है ही 1, इसका मतलब है जो एनर्जी डेंसिटी है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के ही बराबर होगी। ठीक है। यानी ये हमने निकाला था डायलेशन के अंदर, ये आपके पास आंसर 1 मीटर क्यूब आएगा। ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ई है, तो ये कितनी होगी एनर्जी डेंसिटी, ये बन जाएगी हमारे पास 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है। ये आप FSC के अंदर पढ़ के आते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा जनरलाइज कर रहे हैं क्योंकि हमने 36 कांस्टेंट यहाँ पे देखे हैं, इन दोनों इक्वेशंस के अंदर 36 कांस्टेंट है विदाउट एनी सिमेट्री, हमने कोई सिमेट्री वहाँ पे कंसीडर नहीं की। तो जब सिमेट्री को कंसीडर नहीं कर रहे तो अभी इसका मतलब है कि हम ई को चेंज कर देते हैं डेल्टा यू के साथ, पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है हम इसको थोड़ा सा लिखते हैं इस तरह से, 1/2 समीशन लैम्डा इज इक्वल टू 1 to 6 म्यू इज इक्वल टू 1 to 6 और ये बन जाएगा सी लैम्डा यू ई लैम्डा ई यू। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर देखो 6 मल्टीप्लाई करो तो आपके पास इसकी कितनी वैल्यूज हो जाएंगी, 36, यानी अपर एंड को मल्टीप्लाई करोगे तो कहाँ कितनी वैल्यूज हो जाएंगी, 66। अब हम करते क्या, हम 6 को नहीं लिखते और यहाँ पे जो 1 है, जो 1 है वो किसको शो कर रहा है, एक्स को, 2 किसको शो कर रहा है, वाई वाई को, 3 किसको शो कर रहा है, जी जी को, और 4 वाई जी को, 5 जी एक्स को, और 6 जो है वो एक्स 5 को शो कर रहा है। ठीक है। ये हम थोड़ा सा टेंसर की तरफ चले जा रहे हैं लेकिन हम एक्चुअली टेंसर के अंदर डीलिंग कर रहे हैं, थोड़े से उसके छोटे छोटे कंसेप्ट हम उठाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने एक जर्नलाइजेशन लिखी है। अगर इस जर्नलाइजेशन को थोड़ा देना 1 और 2 के लिए सॉल्व कर लेता हूँ, सिर्फ 1 और 2 के लिए, या बिल्कुल सिंपल आप बात कर लो, डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे भी 1 और दूसरे के साथ भी 1। ठीक है। ई हमारे पास 1 होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स एक्स, ई हमारे पास दूसरा भी होगा तो ये एक्स एक्स हो जाएगा, प्लस
इसको हम लिख लेते हैं b इज इक्वल टू 2 to 6, जनरलाइज कर लिया। यहाँ पे ये जो मैं कंडीशन लिख रहा हूँ ये मैं सिमेट्री की कंडीशन लिखने लगा हूँ, ठीक है। ये जो मैंने कंडीशन लिखी है ना, ये मेरे पास कंडीशन बनेगी 1/2 c अल्फा बीटा प्लस c बीटा अल्फा e बीटा। ये जो कंडीशन मैंने लिखी है, ये ज्योमेट्री, ये हमारे पास सिमेट्री को शो कर रही है। और ये जो सारे के सारे आपको नजर आ रहे हैं, ये हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ क्रिस्टल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखो, अगर आप चाहते ये हो कि आप पोटेंशियल एनर्जी निकालो, ठीक है, स्ट्रेस कंपोनेंट के रिस्पेक्ट से, ठीक है, तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करोगे। मैंने यहाँ पे एक बात की थी कि ये लास्ट हमने तकरीबन उसकी वैल्यू वही आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी की वो इस लिहाज से आ रही है। लेकिन अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाह रहे हो सिर्फ इतने एक क्रिस्टल की, किसी एक एटम की, किसी एक बेसिस की, एटम नहीं कहता, बेसिस, ग्रुप ऑफ एटम्स की, तो आप क्या करोगे, तो ये जो पहली टर्म है, ये जो आपके पास x है, यानी आप क्या करना चाहते हो, आप निकालना चाहते हो स्ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेन, यानी आप करना क्या चाह रहे हो, आप स्ट्रेस निकालना चाह रहे हो विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल एनर्जी, यानी आप पोटेंशियल एनर्जी और स्ट्रेस का रिलेशन देखना चाह रहे हो। तो आपको याद होगा, नहीं भी याद तो मैं यहाँ पे याद नहीं करा रहा आपको, ये हमारे पास रिलेशन है डेल्टा यू और डेल्टा एक्स, ये फोर्स है, स्ट्रेस है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब आपके पास क्या कहा है कि आप सिंपली करो क्या कि इस पर्टिकुलर किसी एक एसोसिएटेड स्ट्रेन के लिहाज से आप उसकी क्या करो, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव ले लो। जब मैंने इसके लिहाज से डेरिवेटिव लिया तो क्या बनेगा मेरे पास डेरिवेटिव, की जो वैल्यू आएगी पार्शियल u ओवर पार्शियल e1 इज इक्वल टू क्या आएगी, ये 1/2, ये 2 हो जाएंगे, ठीक है, ये बन जाएंगे 1/2 c(1) e x स्क्वायर प्लस 1/2 summation b is equal to 2 and 6 c अल्फा बीटा प्लस c बीटा अल्फा और e बीटा। अब आपके पास जो पहले का अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हो तो डेरिवेटिव क्या बनेगा, डेरिवेटिव 1/2 के साथ कैंसिल, c(1) e x प्लस 1/2 और b इक्वल टू 2 to 6 c अल्फा बीटा प्लस c बीटा अल्फा e बीटा। अब बच्चे याद रखिएगा कि आपके पास ये जो हमने सारी वैल्यू लिखी हैं, अगर यहाँ से इसको कंपेयर करें तो ये जो 1/2, ये जो सारे का सारा मैंने लिखा है, ये सारे के सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं। और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के लिए मैंने बताया था कि जो आपके पास स्ट्रेन कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे एक दूसरे से 1/2 के साथ डिफरेंस के ऊपर होते हैं। इसीलिए अब देखो यहाँ पे जो ये सारे 6 एलिमेंट जो है डायगोनल है, ये जो मैंने ये लिखे हुए c(1) 1 2 ये मार्क किए। उसके अलावा बाकी सब के अंदर सिमेट्री मौजूद है। कैसे, 1 2 है तो 2 1 भी मौजूद है, और 1 3 है तो 3 1 भी मौजूद है। इस तरह ये जो सिमेट्री आपके पास पाई जा रही है, इस सिमेट्री का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप एक प्लेन के ऊपर जब शेयर स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हो तो उतनी ही इक्विवेलेंट शेयर स्ट्रेस जो है वो दूसरे फेस के ऊपर भी लग रही है, ठीक है। और इसको ये ऑफ डायगोनल रिप्रेजेंट कर रहा है। 16 एलिमेंट यहाँ पे, अगर यहाँ इसको आप पुट कर लो, आप सिर्फ यहाँ पे वो एलिमेंट पुट करो और वहाँ पे ओके जी। लास्ट में बात ही बता रहा था कि हमारे पास ये जो हमने स्ट्रेस कंपोनेंट, एक स्पेसिफिक स्ट्रेस कंपोनेंट निकाला है कहाँ से, पोटेंशियल एनर्जी के साथ, पोटेंशियल एनर्जी से, तो वो हमें ये बता रहा है कि आपके जो जब आपके किसी क्रिस्टल के अंदर सिमेट्री होती है तो वो सिमेट्री आपको क्या करती है, वो आपके एलिमेंट्स को रिड्यूस करती है। यानी आपके पास जो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, स्ट्रेन कंपोनेंट्स हैं या स्ट्रेस कंपोनेंट्स, वो उतने ही रिड्यूस होंगे। और वो रिडक्शन की मैंने वजह बताई है कि यहाँ पे अगर ये इक्वेशन देखो तो ये इक्वेशन आपके पास पूरी की पूरी सिमेट्री को बता रही है कि आपके पास टोटल
जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं स्ट्रेस के या स्ट्रेन के, वो कितने हैं? 15 है। सॉरी 21 है। ये क्यूब के लिए नहीं है, ये ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि हमारे पास अगर किसी क्रिस्टल, जो हम क्यूबिक की बात कर रहे हैं, तो हम अगर किसी क्यूब की बात करते हैं, तो मेरे पास कोई क्यूब है, उस क्यूब की जो स्टिफनेस, जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं, वो स्टिफनेस एलिमेंट्स कितने हैं? अब सॉरी, स्टिफनेस कांस्टेंट किसी क्यूब के लिए अगर कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहली ओरिएंटेशन देखें, अगर ये मेरे पास स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं और ये उसके रिलेटेड स्टिफनेस है, और ये जो हमारे पास नज़र आ रहे हैं, ये थोड़े से यहाँ पे हो गए, आगे लिखे गए हैं, ये सारे के सारे एक जगह के ऊपर है, ठीक है। ये सारे के सारे आर के अंदर है, जगह थोड़ी होने की वजह से। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे स्टिफनेस कांस्टेंट 3 तरह के हैं। पहला है 1 1 जो कि डायगोनल है, देखो। दूसरा क्या है? ऑफ डायगोनल 1 2 स्टिफनेस कांस्टेंट, ठीक है, जो कि रिलेशन बता रहा है एक्स वाई जी कंपोनेंट्स का। जो ये सिर्फ रिलेशन बता रहा है कि आपके पास अगर देखो C12 यहाँ पे, तो C12 क्या बता रहा है वहाँ पे? वो बता रहा हमें होता है कि हमारे पास जो स्ट्रेस है वो इस डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रही है, और उस स्ट्रेस की वजह से उस डायरेक्शन के अंदर होने वाली जो स्ट्रेन है, जो ज्योमेट्री का चेंज है, वो इस हद तक रजिस्ट कर सकता है, जो कि हम इस C12 से निकालेंगे। अब आपके पास C11 क्या है? C1 हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है। सबसे पहली चीज तो डायगोनल एलिमेंट की होगी। अब डायगोनल एलिमेंट तो करेगा क्या कि हमारे पास ये सबसे पहली बात के लेफ्ट क्वाड्रेंट, लेफ्ट के ऊपर है, लेफ्ट क्वाड्रेंट के ऊपर है, ठीक है। ये लेफ्ट क्वाड्रेंट के ऊपर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें ये बताएगा कि हमारे पास जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, उन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। यानी आपने किसी एक क्रिस्टल के एक साइड को, एक एटम को जिस तरफ धकेला है, अगर वो उसी तरफ डिस्प्लेस हो जाता है, तो आपके पास जो स्टिफनेस कांस्टेंट वो क्या होगा? C11। C12 हमें बता रहा है कि ये हमारे पास ऑफ डायगोनल है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप C12 1 x में और दूसरा y में, इसका मतलब ये है कि अगर आप फोर्स लगाते हो, आप लोड प्रोड्यूस करते हो, किस डायरेक्शन के अंदर? ये 3 के अंदर एक्स वाई जी की रिलेशन बता रहा है। ये बताएगा कि आपके पास अगर आपकी फोर्स लग रही है एक्स डायरेक्शन के अंदर, एक्स बल्कि एक्स नहीं, एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर आपकी जो फोर्स है, क्योंकि नॉर्मल टू सम प्लेन भी होनी चाहिए ना, एक्स और वाई प्लेन की अगर फोर्स लग रही है, तो उस फोर्स की वजह से होगा क्या कि आपका क्रिस्टल जो है, आपका हाफ डायगोनल एलिमेंट से हम बताएंगे कि आपका जो क्रिस्टल है वो क्या करेगा? वो ब्लब कर जाएगा, बल्ब कर जाएगा, बल्ब हो जाएगा या बढ़ जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा टुवर्ड्स वाई जी कोऑर्डिनेट। ये सिर्फ इतनी बात बता रहा है। आगे आगे जीरो की बात। अब ये जो जीरो यहाँ पे है, ये राइट टर्म जीरो है, ठीक है। ये जीरो हमारे पास बता रहे हैं कि जब आप इस तरह किसी क्यूब के ऊपर इस तरह से अपर एंड से क्यूब इस तरह से हमारे पास, या आप इसको सिंपल आ रहे हैं कि जब आपके पास आप किसी क्यूब के अंदर कंप्रेशन कर रहे हैं, तो उस क्यूब के अंदर शियर स्ट्रेन नहीं हो, स्ट्रेस नहीं होगी, ठीक है। वो किस लिहाज से वो ये कह रहा है? इसका मतलब है कि वो ये कह रहा है कि अगर आप तीनों साइड से क्यूब को ब्लॉक करना चाह रहे हैं, क्यूब को डाउनवर्ड फॉल करवा रहे हैं, तीनों एक्सिस से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, तीनों तरफ से क्यूब को आप ब्लॉक करना चाह रहे हैं, गिराना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास शियर स्ट्रेस नहीं प्रोड्यूस होगी। और अगर आपके पास ये जो आप लेफ्ट, ये जो सारे के सारे जीरो हैं, ये जीरो आपको क्या बता रहे हैं? ये जीरो बता रहे हैं कि एब्सेंस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेन। ये क्या बता रहे हैं? एब्सेंस ऑफ शियर स्ट्रेन। ये बता रहे हैं एब्सेंस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेन, ठीक है। और ये जो C44 है, ये C44 आपको ये बता रहा है, C4 है ना, इसका मतलब है क्यूब सिमेट्री एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि आप के पास जो आमने सामने प्लेन आ रहे हैं, आमने सामने प्लेन आ रहे हैं, अगर उनके ऊपर आप शियर स्ट्रेन एक क्यूब के एक फेस के ऊपर अप्लाई करोगे,
तो आपके पास उतनी ही shear strain उसके दूसरे एक्सिस के ऊपर भी अप्लाई होगी। क्या मतलब, पॉजिटिव एक्स के ऊपर shear strain की है तो नेगेटिव एक्स के ऊपर भी shear strain होगी। इसका मतलब ये कंप्रेसिव स्ट्रेन यहाँ पे। अब आपके पास यहाँ पे एक और टॉपिक है, लेकिन हम उसको स्किप कर रहे हैं, उसकी बजाय हम आ रहे हैं सीधा बल्क मॉडुलस की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक रिलेशन हमारे पास जो आ रहे हैं कि आपके जो इलास्टिक, क्योंकि हमने बात की इलास्टिक स्टिफनेस की, इलास्टिक स्टिफनेस और इलास्टिक कंप्लेंस कांस्टेंट के दरमियान जो रिलेशन है वो ये है, यानी अगर आपके पास ये स्टिफनेस है तो कंप्लेंस बिल्कुल उसके उल्टा होगी। और इसके बाद अगर C11 माइनस C12 है तो ये बन जाएगी हमारे पास 1/S11 माइनस 1S/2, ठीक है। और अगर, और एक बात याद रखिएगा, ये जो हमारे पास फैक्टर है ये आगे 1/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, किसके लिए, बल्क कांस्टेंट देने के लिए, बल्क मॉडुलस देने के लिए। और ये किसके इक्वल होगा, 1/C11 प्लस 2C12, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आती है। अब इसमें हम निकालना क्या चाह रहे हैं, ये वैल्यू मैंने लिखने का मतलब क्या है कि जो बल्क मॉडुलस होता है क्यूब के लिए वो होता है 1/3। इसका मतलब है कि ये आपको बल्क मॉडुलस, ये आपको पूरी की पूरी 3 डायमेंशंस प्रोवाइड कर रहा है। और 3 डायमेंशन क्या, अब मैं बताता हूँ किस तरह से। C11 जो है वो क्या कर रहा है, C11 आपको यहाँ से अगर देखो, C11 आपको बता रहा है आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम है, यानी एक डायरेक्शन होगी, एक डायमेंशन होगी। दूसरी बात, ठीक है, लेंथ सिंपल इस तरह क्या लेंथ होगी C11। और अगर 2C12 की बात यह है कि आप एट अ सेम टाइम अगर एक्स वाई पे लगा रहे हो तो क्या होगा, वाई जी के ऊपर, और इस तरह से वाई जी के ऊपर लगा रहे हो तो अगले, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको वो लेंथ जो है उसका एक स्फीयर प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, एरिया प्रोवाइड कर रहा है। और इस तरह अगर आप क्यूब की बात कर रहे हो तो बल्क के अंदर जब 1/3 सब साइड से मिलेगा तो आपके पास क्या होगा, तब वो एक वॉल्यूम बनेगा। और उस वॉल्यूम का चेंज, द रेजिस्टेंस ऑफ वॉल्यूम अगेंस्ट द प्रेशर, जो वॉल्यूम की प्रेशर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होती है किसी क्रिस्टल के अंदर, वो आपके पास बल्क मॉडुलस है। अब आपके पास बल्क मॉडुलस का इसका मतलब है जो फार्मूला बनता है वो क्या बनेगा, B = 1/3 C11 प्लस 2C12। ये आपके पास बल्क मॉडुलस का फार्मूला बना। अब ये जो C11 C2 C1 है तो इसका मतलब है कि ये हमें बता रहा है वॉल्यूम का चेंज, यानी वॉल्यूम कोई ना कोई तो चेंज होगा। जब वॉल्यूम का चेंज है, अगर वॉल्यूम चेंज होता है तो उसका हमने ना एक फार्मूला ड्राइव किया था जिसको हमने कहा था डायलेशन। और डायलेशन हमारे पास इक्वल था EXX प्लस EYY प्लस EZZ, ठीक है। अब आपके पास अगर डायलेशन यूनिफॉर्म है, यानी जितनी एक्स एक्सिस से लग रही है कंप्रेशन उतनी वाई से आ रही है, उतनी ही जी से आ रही है, तो आपके पास डायलेशन क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म। और ये बन जाएगी EXX EYY EZZ = 3EXX। और अगर इसको डायलेशन की फॉर्म में लिखा तो ये बन जाएगी 1/3, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया 1/3 डेल्टा। तो जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉडुलस है, ठीक है, वो हमारे पास होगी पोटेंशियल एनर्जी = 1/2 डायलेशन का स्क्वायर, ठीक है, डायलेशन का स्क्वायर। अब ये जो डायलेशन का स्क्वायर है ये हमारे पास एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एक्स की वैल्यू हमारे पास हुआ करती थी। अब यहाँ से अगर वैल्यू पुट करें इस जगह के ऊपर, ये जो बल्क मॉडुलस वाली वैल्यू पुट करें तो ये क्या बन जाएगा 1/6, ठीक है, 1/6 C11 प्लस, सॉरी ये गलत नहीं हो गया, एक मिनट, ओके, C11 प्लस 2C12 कंप्रेशन, ठीक हो गया। अब आपके पास
क्या होगा कि ये बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर, टेंशन नहीं। अब आपके पास इसका अगर बल्क मॉडुलस का इन्वर्स ले लेते हैं तो वो इन्वर्स किसकी को आ जाता है, वो इन्वर्स आ जाता है हमारे पास किसी भी कंप्रेसिबिलिटी के, यानी कंप्रेस कितना हो सकता है, कितनी वो रेजिस्टेंस अगेंस्ट कर सकता है। ठीक है जी, कंप्रेशन यानी कितनी आप उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हो। वैसे जो इसका फार्मूला बल्क मॉडुलस का होता है वो भी मैं आपको लिख देता हूँ। वो फार्मूला हमारे पास होता है बी इज इक्वल टू प्रेशर चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू ये। ठीक है, तो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। ओके जी, अब आपके पास इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो इलास्टिक वेव्स इन क्यूबिक क्रिस्टल है। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट आपके पास क्लियर नहीं है तो उसका सिर्फ एक सिंपल हल है, आप लोग जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर।